5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव का हाइप कुछ ज्यादा है। आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना नामांकन भरा है, लेकिन हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। पंजाब का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ये सब जानने के लिए आज हमने आग्रह किया था उर्मिलेश जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पंजाब में काम कर चुके हैं, कि पंजाब में काबा। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा का यह चुनाव विशेष पंजाब में काबा। और पंजाब में चलिए अगर मोटा मोटी देखें तो वहां कई राजघराने फैमिली के लोग भी हैं, बड़े बड़े फैमिली के लोग हैं। आम आदमी पार्टी लगातार वो कोशिश कर रही है पिछले बार विधानसभा चुनाव से ही कि वो बहुमत में आए। इस बार वहां मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने पहले घोषित कर दिया है, जो कि सांसद हैं मिस्टर मान चन्नी है मैदान में और अभी ताकतवर बन के उभर रहे हैं। और उधर बसपा और अकाली दल का एक मजबूत गठबंधन वहां है। उर्मिलेश जी चंडीगढ़ में कई वर्षों तक काम कर चुके हैं अपने पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में, इसलिए वहां का सोशल कॉम्पोजिशन, वहां का पॉलिटिकल कल्चर बेहतर तरीके से जानते हैं। इसलिए हमने सोचा कि उर्मिलेश जी से इस मुद्दे पर आपको रूबरू कराऊं। स्वागत है सर अंबेडकरनामा में। जी शुक्रिया रतनलाल जी। 10 तारीख को चुनाव होना है अब पंजाब में। अब तो कितना 10 दिन ही रहा, 8 दिन। क्या लग रहा है वहां पे बीजेपी कहीं उस तरह से नजर नहीं आ रही है? आम आदमी पार्टी, फिर बसपा और ये गठबंधन अकाली दल और कांग्रेस तो अभी हुकूमत में। वहां के सोशल कॉम्पोजिशन को देखते हुए, पॉलिटिकल कल्चर को देखते हुए क्या असेसमेंट किया जा सकता है? रतनलाल जी, पंजाब की जो परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति है वो पहले के चुनाव से काफी डिफरेंट है। और पहले के चुनाव से डिफरेंट होने के कारण मैं इसलिए कह रहा हूं, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि पहले चुनाव जब भी होते थे तो कांग्रेस बनाम अकाली दल चुनाव होता था। हाँ। और आमतौर पे पंजाब में भी एक ट्रेडिशन रही है सरकारों के बदलने की। अपवाद तो हर जगह होते हैं, लेकिन आमतौर पे ट्रेडिशन बदलने की रही है। इस बार क्या होगा ये तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन इस बार के चुनाव में जो राजनीतिक समीकरण है उसमें अकाली दल जो है बनाम कांग्रेस वाला जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा लगता है मुझे, अब आगे क्या होगा ये कहना कठिन है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का चुनाव बन गया है और शिरोमणि अकाली दल और बसपा का जो अलायंस है उसको त्रिकोणीय बनाने में लगा हुआ है। तो अगर ये त्रिकोणीय बन जाता है चुनाव, जिसके चांसेस हैं, तो बहुत ही बड़ा घमासान होगा और उसके बारे में बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि चुनाव का नतीजा क्या होगा। प्रेडिक्ट करना इवन बड़े बड़े जो मठाधीश हैं सेफोलॉजी के, उनके लिए भी कठिन होगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स। देखिए, पंजाब बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, पंजाब बड़ा प्रदेश था, लेकिन भारत के विभाजन के बाद हम सब जानते हैं कि एक बड़ा हिस्सा उधर भी चला गया, एक इधर आ गया। तो ऐसे में पंजाब उत्तर प्रदेश की तरह, बिहार की तरह बड़ा प्रदेश नहीं है। तो उसमें जो आबादियों का जो आबादियों का जो अलग अलग जो मिजाज है, उनके जो अपने कंसर्न्स हैं, उनकी जो अपनी एफिलिएशंस हैं, वो बड़ा शार्पली डिवाइड हो जाता है। बहुत ही शार्प पोलराइजेशन होता है इलेक्शन का। तो इस बार जो है हमने देखा कि पंजाब के 3 हिस्से हैं, एक जो मालवा है, माझा है और दोआबा है। तो दोआबा और माझा में अभी कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत नजर आ रही है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जितना मैंने फीडबैक लिया है, अभी पंजाब तो मैंने ट्रेवल नहीं किया हाल के दिनों में, काफी पहले मैं गया था, इलेक्शन वगैरह के डिक्लेरेशन से पहले एक बार जाना हुआ था, और वो भी कहीं जा रहा था तो रास्ते में हमने थोड़ा बहुत लोगों से मशवरा किया था। लेकिन अभी की परिस्थिति में भी जो फीडबैक मैं लेता हूं अपने दोस्तों से, अपने साथ काम कर चुके पत्रकारों से भी, कुछ राजनेताओं से भी बात होती है, तो उससे लगता है कि माझा और दोआबा में कांग्रेस पार्टी यानी सत्तारूढ़ दल जो है अभी भी बहुत मजबूत परिस्थिति में है
और खासकर चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये मजबूती उसकी बढ़ गई है। और दूसरी तरफ मालवा का जो क्षेत्र है, वहां पर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल दोनों को एक तरह से टक्कर देती एक पार्टी आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी सच पूछे तो मालवा में बहुत बड़ी ताकत के रूप में इमर्ज की है, और पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने देखा था। तो मालवा का जो इलाका है, मालवा का इलाका आप जानते हैं, ये भटिंडा और लुधियाना, ये जो पूरी बेल्ट है इसको मालवा कहते हैं। तो इस इलाके में जो आम आदमी पार्टी है वो सीधे चैलेंज दे रही है कांग्रेस पार्टी को। शिरोमणि अकाली दल एक बड़ी ताकत जरूर हुआ करता था पंजाब में, और आज भी मैं उसको इग्नोर नहीं कर रहा हूं, नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसने बीएसपी से अलायंस किया है। लेकिन हम आप सब जानते हैं कि अगर बीएसपी का ग्राफ आप देखिए, पंजाब में लगातार डाउन हुआ है। और एक जमाने में पंजाब में लगा था कि कांशीराम जी का जन्म स्थान है रोपड़ और खवासपुर गांव, मैं स्वयं उस गांव में जा चुका हूं, मैं कांशीराम जी के घर भी गया हूं। तो उसका एक वो बढ़ेगा। लेकिन धीरे धीरे बसपा का जो भविष्य था, एक फ्यूचर दिखाई देता था, वो बड़ा ही कमजोर या ब्लिक हुआ या वो धुंधला पड़ गया। और उसकी वजह थी बसपा के जो नेतृत्व है उसकी जो पॉलिसी, उनकी अपनी नीतियों के कारण पंजाब में बसपा कमजोर हुई, और आज भी उसका रिवाइवल संभव अभी तक नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जो दलित समाज का जो वोट है, पंजाब एक ऐसा सूबा है रतनलाल जी, जहां दलित जो हैं उनकी आबादी, एससी आबादी, अनुसूचित जाति की आबादी तकरीबन 31% है, तकरीबन 31-32% मानी है, आंकी गई है। 31.9 आई थिंक पिछली बार था। तो हम मानकर चलते हैं कि हम 31.9 या 32 पॉइंट ही मानकर चलते हैं। तो ये बहुत बड़ी आबादी है अनुसूचित जाति की जो पंजाब में है। और ऐसी स्थिति में जो बसपा के प्रति जो एक मुखातिब हो सकता था ये समाज, वो चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में होने की वजह से वो कांग्रेस की तरफ मुखातिब साफ, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। और पूरे देश में दलित एक मुख्यमंत्री के तौर पे चरणजीत सिंह चन्नी की जो एक इमेज है वो बिल्कुल डिफरेंट एक इमेज लेकर वो आए हैं। एक धीर गंभीर व्यक्ति, एक प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष वहां पर हैं वो उच्छृंखल किस्म के चरित्र हैं, और वो क्रिकेट का मैदान हो चाहे सियासत का मैदान हो, वो काफी उच्छृंखलता दिखाते हैं। उनमें अधैर्य है, उनमें ऐसा लगता है कि वो चंचल बहुत हैं, और कभी क्या कहते हैं कभी क्या नहीं कहते हैं। उनमें राजनीतिक बोध भी कम नजर आता है, और यही कारण है कि वो कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में हाथ पांव मारते रहते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि प्रियंका जी और राहुल जी के वो करीबी भी हैं। तो मैं नवजोत सिंह सिद्धू साहब का नाम ले रहा हूं, और मुझे नाम लेने में कोई एतराज नहीं है, मैं उन्हीं के बारे में बात कह रहा हूं। तो उनका जो उनकी जो एक शख्सियत है, उसके मुकाबले कांग्रेस पार्टी में चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी जो शख्सियत है काफी वजनदार हो जाती है। जबकि पहले नवजोत सिंह सिद्धू बड़े कद्दावर माने जा रहे थे, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी आए, बड़े लो प्रोफाइल बनकर आए, लेकिन अपने काम से और जिस तरह उन्होंने जो प्रतिस्पर्धी हैं या प्रतिद्वंदी हैं, जिस तरह मुकाबला उन्होंने किया, और पंजाब की आवाम में खासकर जाट सिखों में भी जो वहां का सबसे दमदार और बहुत असरदार, या यूं कहा जाए कि दबंग जो सेक्शन है, उसमें भी जो उन्होंने पैठ बनाई है वो चमत्कारी है। बहुत कम ऐसा होता है कि अनुसूचित जाति से आने वाला कोई राजनेता अपर कास्ट या मध्यवर्ती जाति उनमें एक अच्छी पैठ बनाए। ये काम चरणजीत सिंह चन्नी ने किया है। मैं समझता हूं कि ये बड़ा यूनिक फेनोमेना है, ये बहुत ही एक अलहदा प्रक्रिया है राजनीति की। और इसके लिए तो मैं चरणजीत सिंह चन्नी को निजी तौर पे नहीं जानता, लेकिन उनकी शख्सियत जो है वो उसमें जो निखार आया है हाल के दिनों में, वो अभूतपूर्व है। सर, जैसा कि आपने कहा कि पंजाब में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की संख्या है, और बीएस इंडिया के जमाने में ठीक ठाक वोट था। कांशीराम के जमाने में 96 में एक बार अकाली दल से गठबंधन भी हुआ था, और उसमें काफी लोग जीते भी थे। मैंने कांशीराम जी को पढ़ा था, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। मैं उस समय वहीं था।
अच्छा, आप वही थे। मैं वहां अच्छा, तो हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो में था, वन उस मैन ब्यूरो। समय गठबंधन में और इस समय के गठबंधन में दलित वोट बैंक पे नजर है। चन्नी साहब दलित समुदाय से आते हैं। बसपा का एक खास बेस रहा है। तो उस गठबंधन में और इस गठबंधन में क्या डिफरेंस है सर? उस समय अकाली दल जो है वो उसमें एक चमक थी। प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में एक यूं कहा जाए कि अ, एक वैकल्पिक राजनीति की चमक थी। लेकिन जी। आज जो शिरोमणि अकाली दल है, प्रकाश सिंह बादल हैं अभी, और बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन वो सक्रिय हैं और उनको लंबी जिंदगी मिले, हम सब दुआ शुभकामना उनको देते हैं। लेकिन उनका पूरा खानदान जो राजनीति में है और व्यापार में भी है, काफी बड़े कारोबारी और काफी बड़े खेतिहर लोग हैं, लेकिन उनके पास वो राजनीतिक चमक अब नहीं है। और उसके बहुत सारे कारण हैं, आप सब जानते हैं। पंजाब में पिछली सरकार उन्हीं लोगों की थी, और क्या क्या माने इस कांग्रेस से पहले की सरकार, और जी, क्या-क्या जी। फिल्में बनी पंजाब को लेकर हम सब जानते हैं। पंजाब पर फिल्में बनती थी, पंजाब में नशे के कारोबार में पार्टी के अलग-अलग पार्टियों के नेताओं का नाम आता था, कइयों पर मामले चल रहे हैं, हम सब जानते हैं। बादल परिवार के रिश्तेदारों पर बहुत सारे मामले चल रहे हैं। तो कहने का मतलब कि वो जो एक प्रभामंडल था, देखिए हुँ, बहुत फाइटर किस्म के आदमी रहे हैं प्रकाश सिंह बादल। आप अगर उनका अतीत जानिए तो अद्भुत वो व्यक्तित्व रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि भारत की राजनीति और भारत का लोकतंत्र ही ऐसा है कि एक समय का फाइटर, एक समय का संघर्षशील व्यक्ति बाद के दिनों में कितना बड़ा समझौतावादी हो जाता है। ये भारतीय राजनीति में बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब से लेकर हरियाणा, हर जगह आप देख सकते हैं। अनेक चेहरे जो बहुत चमकदार थे, लगता था कि ये जनता के सचमुच रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आए हैं और एकदम बदलाव की राजनीति को आगे ले जाएंगे, क्रांति कर देंगे। वो ऐसे सत्ता पर बैठे और सत्ता का ऐसा सुख लिया कि वो सत्ता में ही मटिया मेट हो गए, और आज जो है भारतीय जनता पार्टी के आगे सभी मिमिया रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए ना, आप बिहार में कहा, किस किस प्रदेश में आप नहीं देख सकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि आज प्रकाश सिंह बादल की वो स्थिति नहीं है, और बसपा तो खैर वहां पर धराशायी है। बसपा का कोई राजनीतिक संरचना या पॉलिटिकल एक क्रेडिबल लीडरशिप नहीं रह गई है। वो इधर के उधर चले जाते हैं। अगर अगर मान लीजिए बसपा के कुछ लोग जीत भी गए, तो क्या ठिकाना कि वो कब तक बसपा में रहेंगे, वो कहाँ चले जाएंगे। आजकल बसपा में दूसरे प्रदेशों में जहां चुनाव में जीतते हैं लोग, अदला बदली, फेरबदल और डिफेक्शन बहुत आराम से हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो सॉलिड सपोर्ट दलित समाज का है, वो चरणजीत सिंह चन्नी को जाएगा। और मुझे तो अब ये भी लगता है रतनलाल जी कि राहुल गांधी पिछली बार गए थे पंजाब, और पंजाब के दौरे में उन्होंने लोगों को एड्रेस किया, अपने पार्टी के और बहुत सारे लोगों को। तो उसमें संख्या चूंकि कम थी चुनाव आयोग के नियमों के हिसाब से, तो उसमें एक बात उन्होंने कही कि हम पंजाब की आवाम से कंसल्ट कर रहे हैं, लोगों के विचार ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से सलाह कर रहे हैं, नेताओं कार्यकर्ताओं से मशविरा कर रहे हैं, और पंजाब की आवाम से फीडबैक ले रहे हैं। जी। अगर यह जरूरी हुआ कि मुख्यमंत्री का फेस हमें रखना है, तो हम इसका फैसला करेंगे। और रतनलाल जी, मैं पंजाब में पोस्टेड नहीं हूं, आज पंजाब में मैंने ट्रेवल भी नहीं किया है, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी अगर अनाउंस करती है अपना फेस, तो आज मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं कि चरणजीत सिंह चन्नी को डिक्लेयर करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर वो उसका माथा मतलब काम कर रहा होगा, माथा मतलब दिमाग, बहुत सारे भोजपुरी की शब्द नहीं जी, लोग जानते बाहर के, तो अगर उसका दिमाग काम कर रहा होगा कांग्रेस आला कमान का ठीक ठाक ढंग से, क्योंकि पिछले कई वर्षों से देखा गया कि कई बार दिमाग काम नहीं कर पाता है और उल्टा पुल्टा फैसले हो जाते हैं। हमने ऐसे कई फैसले देखे। तो अभी पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को डिक्लेयर करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। तो अब देखिए कि कब क्या हो जाता है। मुझे तो लगता है कि अगर अनाउंस होता है तो तत्काल उनको अनाउंस करना चाहिए। जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने से कोई फर्क होगा? बड़े नेता रहे हैं, बड़े परिवार से आते हैं। अगर वो अपनी सीट बचा लें तो बहुत बड़ा चमत्कार होगा। वो जहां से चुनाव लड़ते हैं, पटियाला, जी, अगर वो जी, चुनाव वहां से जीतते हैं तो अच्छी बात होगी, महत्वपूर्ण उनके लिए होगी, निजी तौर पे उनकी राजनीति के लिए तो महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उनकी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी मैं नहीं बता सकता, लेकिन पंजाब में जो हवा बह रही है
उसमें भारतीय जनता पार्टी और अमरिंदर सिंह की पार्टी के लिए कोई जगह नहीं दिखाई देती। और कुछ सीटें जरूर निकालेंगे वो लोग, कुछ सीटें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शून्य पर जाएंगे, कुछ सीटें वो निकाल सकते हैं, लेकिन कोई उल्लेखनीय उनको सफलता नहीं मिलने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वैसे भी किसान आंदोलन के कारण जो वहां का आम किसान है और आम सिख समाज के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को माफ करने को तैयार नहीं है। और जो हिंदू अपर कास्ट है, वो देखेगा कि किधर उसको जाना चाहिए, तो उसमें एक बड़ा तबका हो सकता है आम आदमी पार्टी को प्रीफर करे, क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी से बड़ी हो गई है। आम आदमी पार्टी उसी स्पेस पर है, उसी जगह, उसी स्थान को उसने भरा है जो बीजेपी और अमरिंदर सिंह जो हैं वो भरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज आम आदमी पार्टी वहां घुसपैठ बना ली है। और आम आदमी पार्टी का मिजाज भी उसी तरह का है ना थोड़ा। आई मीन उनके 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 जो राजनीति है, उनकी जो सामाजिकता है, उनका जो सांस्कृतिक बोध है, वो काफी हद तक भाजपा से मिलता जुलता है। तो इसलिए एक ही तरह के लोग, हालांकि दोनों के कैरेक्टर में, दोनों के नेताओं के जो वैचारिकता जो बाहर झलकती है सार्वजनिक मंचों पर, उसमें जरूर फर्क है, लेकिन कंटेंट के स्तर पर काफी सिमिलरिटी है। तो ऐसे में जो अपर कास्ट हिंदू है या मध्यवर्ती जातियां हैं, उनमें एक सेक्शन जो है मध्य वर्ग के लोग, खासकर शहरी मध्य वर्ग के लोग, वो आम आदमी पार्टी को प्रीफर करेंगे, न कि वो बीजेपी को प्रीफर करेंगे। बीजेपी पंजाब में एक बदनाम शक्ति के रूप में दिखाई देती है, जिसने किसान आंदोलन में 700 जो किसान थे, जो जिनकी मृत्यु हुई विभिन्न कारणों से, तो लोग मानते हैं कि बीजेपी की सरकार के कारण ये मौतें हुई। बीजेपी की सरकार ने अगर वो 3 किसान बिल न लाए होते, कृषि बिल, तो ये सब कुछ नहीं होता। तो इसलिए मुझे बीजेपी से या अमरिंदर सिंह की पार्टी के अलायंस से इस बार कोई बड़ी संभावना नहीं दिख रही है। एक तो किसान कानून अब वापस चला गया है, और मिला जुला के आप जो कह रहे हैं उससे लग रहा है कि अगर त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, जिसमें अकाली दल और बसपा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तब किसी भी राजनीतिक गणितज्ञ के लिए मुश्किल होगा कि क्या उसका रिजल्ट होगा। लेकिन अगर बाइपोलर हुआ, मान लिया जाए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं, मेन कंटेंडर हैं, तो क्या रिजल्ट, क्या संभावना है और क्या प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं। बहुत सारे लोक लुभावने वायदे वहां पर जाके आम आदमी पार्टी भी कर रही है वहां पर, तो क्या संभावना हो सकता है। देखिए, अगर बाइपोलर चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनाव हुआ, तो कांग्रेस चरणजीत सिंह चन्नी का नाम अगर डिक्लेयर हो गया, कल्पना कीजिए, तो मेरा मानना है कि कांग्रेस के माने अपर हैंड होगा। क्योंकि एक 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 तो ये है कि कांग्रेस ने भी काफी स्कीम्स की घोषणा की है, और लोगों को ये भी मालूम है कि चरणजीत सिंह चन्नी बिल्कुल नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनको वक्त नहीं मिला है, और अमरिंदर सिंह ने अपने कार्यकाल के आधे हिस्से तक, भले वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, लेकिन सेंटर से काम करते थे, सेंटर से मिलकर काम करते थे। कांग्रेस का अलगाव ऑलरेडी शुरू हो चुका था, और सिद्धू के पार्टी में आने के बाद तो और बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में लोग चन्नी, जो अमरिंदर सिंह सरकार की लंबे समय से विफलता थी पंजाब में, उसके लिए वो चन्नी साहब को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। ये दिमाग बन चुका है पंजाब की जनता का। वो पंजाब की जनता के बड़े दुलारे नेता बनकर उभरे हैं, खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी के कानवाय का को लेकर जो विवाद पैदा हुआ, और जिस तरह से पूरे पंजाब और पंजाबियत को और सिखों को बदनाम करने की कोशिश की गई, कुछ न्यूज एजेंसीज की तरफ से, चैनलों की तरफ से, मीडिया की तरफ से, मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो यज्ञ करने लगे प्रधानमंत्री की उम्र लंबी होने के लिए। अरे हम सब प्रधानमंत्री की उम्र लंबी चाहते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि इसके लिए यज्ञ की क्या जरूरत है। कौन सा खतरा पंजाब के लोग पैदा कर रहे थे, कहां से विदेशी और कहां से अंतर्राष्ट्रीय साजिश की गंध उनको आने लगी। तो इन कारणों से पंजाब के लोगों ने चन्नी साहब के स्टैंड को डिफेंड किया, उनके साथ खड़े हो गए। उनको लगा कि ये तो हमारा नेता है, किसी जात बिरादरी का नेता नहीं है, ये सबका नेता है। और चन्नी सभी बिरादरियों को साथ लेकर चलने की उनमें क्षमता भी है, और साथ साथ सोशल जस्टिस का कंपोनेंट भी वो कभी अपनी राजनीति से मिस नहीं करते। हमने देखा है कि हाल के दिनों में भी उन्होंने जिस तरह से बातें की हैं लोगों से, जैसे लोगों से मुलाकातें की हैं, कहीं भी गांव में चले जाना, बैठ जाना, दलित समाज के लोगों से, जाट सिख लोगों के साथ,
हर तरह के लोगों के साथ। तो मुझे लगता है कि वो एक नए संभावनाशील नेता हैं। फिर उनके घर पर जिस तरह से छापेमारी कराई गई और उस छापेमारी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व दिखे। अब आपने देखा ही होगा, आम आदमी पार्टी ने पहल की थी। पहल ये की थी कि उन्होंने बाकायदे डॉक्यूमेंट वगैरह और उड़ाए और बहुत सारी चीजें सामने लहराई प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बताया कि चन्नी साहब के परिवार के लोग ऐसे हैं वैसे हैं। फिर उसके बाद छापा पड़ा। तो कहीं ना कहीं लोगों ने इसको आम आदमी पार्टी के इस तौर तरीके को भी निजी तौर पे चन्नी को टारगेट करना, जो अभी अभी जुमा कुछ ही समय पहले मुख्यमंत्री बने, वो पंजाब के लोगों को शायद ज्यादा पसंद नहीं आया है। आम आदमी पार्टी उन पर अटैक नहीं करती तो शायद उसको ज्यादा फायदा होता। लेकिन पर्सनली जिस तरह से अटैक किया चरणजीत सिंह के भतीजे, उनके परिवार पर, और बहुत सारी कहानियां लाई, ऐसा लगता है कि देश का एकमात्र ये मुख्यमंत्री जो है यही सबसे करप्ट मुख्यमंत्री है और सब बड़े दूध के धोए हुए हैं। सारे के सारे नेता सभी पार्टियों के बड़े महान हैं और सारी कमी जो है चन्नी के परिवार में है और चन्नी के अंदर है। तो मुझे लगता है कि इससे चन्नी का जो भरोसा है समाज पर, समाज का जो भरोसा चन्नी पर है वो बढ़ा है। और देखिए चुनाव में क्या होता है। तो ये उनके जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के जो कैंडिडेट है बड़े कलाकार आदमी हैं। हाँ, वो देखिए भगवंत मान तो बड़े लोकप्रिय चरित्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं निजी तौर पे मानता हूँ उनको, मैंने देखा है पार्लियामेंट में, जिन दिनों मैं पार्लियामेंट कवर किया करता था, बातचीत भी है कभी कभी। कई बार टेलीविजन चैनलों पर जिन दिनों मैं जाया करता था तो डिबेट में वो कभी रहते थे ओवी वैन पर और मैं स्टूडियो में, उस समय भी हमारी मुठभेड़ उनसे या बातचीत होती रही है। तो भगवंत मान दिलचस्प आदमी है और बोलना उनको बहुत अच्छी तरह आता है। जिस तरह सिद्धू साहब बोलने में उस्ताद हैं, उससे ज्यादा पॉलिटिकल कंटेंट के साथ बोलते हैं। देखिए एक फर्क है, सिद्धू साहब में जुमलेबाजी बहुत होती है, लेकिन भगवंत मान का जो जुमलेबाजी है या मुहावरेबाजी है या मजाकिया लहजे में बोलने का अंदाज उनका है, कॉमेडियन टाइप, लेकिन उनमें पॉलिटिकल कंटेंट होता है। ये जो पॉलिटिकल कंटेंट है, आम आदमी पार्टी की निशानी ये है नहीं। आम आदमी पार्टी अलग ढंग की पार्टी है, भगवंत मान अलग ढंग के नेता हैं। लेकिन भगवंत मान के बहुत सारे निगेटिव भी हैं, आप सब जानते हैं, उनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं पंजाब में। अब उसके बारे में हम नहीं कहेंगे निजी मामलों की। तो पंजाब में लोग चन्नी और भगवंत मान जब सामने होंगे, ये ठीक है कि भगवंत मान साहब जाट सिख समाज से आते हैं, जो सबसे दबंग और सबसे प्रभावी समाज वहां का है। लेकिन ये भूलने की बात नहीं है कि चन्नी साहब उससे भी बड़े समुदाय के बीच से आते हैं, उससे पॉपुलेशन वाइज। तो न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो हालांकि पंजाब में ये अच्छी बात है कि इस आधार पर कोई विभाजन नहीं इस समय है जो यूपी बिहार में दिखता है। वहां जाट समाज में भी चन्नी साहब को बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। और अन्य नेताओं को भी हमने देखा कि एक जमाने में बहुत सारे वामपंथी नेता थे जो जाट सिख थे, उनको दलित समाज में भी समर्थन मिलता था कई बार, और कई बार और जाट समाज में भी मिलता था। तो वहां पर दरअसल सिखिज्म की वजह से, सिख धर्म की वजह से, वो हिंदुत्व धर्म की तरह या हिंदू धर्म की तरह वहां के लोग जाति और वर्ण पर इतने विभाजित नहीं है जितना कि हिंदू मुसलमान और ये सब जो करता हुआ हिंदी प्रदेश है उस तरह से। अब ये बात सही है, पंथिक एलिमेंट्स को वहां की राजनीति में भी लाने की कोशिश होती रही है, लेकिन माफ कीजिएगा, आप सिख गुरुओं का पूरा आप देख लीजिए साहित्य, आप गुरु ग्रंथ साहब को देख लीजिए, उसमें दलित जो समाज से आए हुए जो रचनाकार, गीतकार, लेखक, बुद्धिजीवी हैं, वह भी शुमार हैं। जिस गुरु ग्रंथ साहब की पूजा होती है, जिसको लेकर सारी चीजें होती हैं सिख धर्म में, उसमें तो रैदास से लेकर के और तमाम जो बड़े बड़े दलित लेखक हैं, कवि हैं, शायर हैं, बहुत सारे इस तरह के सभी उसमें इनकॉर्पोरेटेड हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो उसका डाइवर्स कैरेक्टर है सिख धर्म का, वो वहां पर उस तरह के वर्णगत और जातिगत पोलराइजेशन को होने नहीं देता। ये एक बड़ी बेहतर खूबी है जो पंजाब की सियासत में और समाज में दिखाई देती है। वहां पे इसका मतलब है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और इंडिया पाकिस्तान और जाति, उस तरीके से जाति तो वहां भी है, सिखिज्म में भी जाति है, लेकिन ये ज्यादा फैक्टर नहीं होगा, स्थानीय इश्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ड्रग्स का मामला भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है।
नहीं, बिल्कुल देखिए जाति हर जगह है भारत में, लेकिन सिख धर्म की वजह से और गुरुद्वारा जो एक प्रतीक है, वहाँ का धार्मिक प्रतीक है, गुरु ग्रंथ साहब जो एक महान ग्रंथ है, जिसकी रोशनी में सिख धर्म अपने को कहता है कि हम हमारा हमारा सब कुछ जो अनुसरण हम करते हैं, जिस मार्ग पर चलते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब हमें बताते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब के कारण और गुरुओं की जो ट्रेडिशन है, उनकी वजह से जो वर्ण और जाति का प्रभाव वहां पर है, वो दरअसल हिंदू के कारण है, न कि वो सिखिज्म की ओर से है। और वो जो हिंदू धर्म है, आप जानते हैं कि पंजाब में हिंदू संख्या भी काफी है, खासकर जो अपर कास्ट हिंदू हैं और जो मिडिल क्लास हिंदू हैं, उनकी भी काफी है। तो लेकिन सिख गुरुओं के जो जो रास्ते पर जो पंजाब चला, उसके जो सकारात्मक पक्ष दिखाई देते हैं वहां के समाज में, वो बहुत बेजोड़ है। अब जैसे मलेरकोटला, आर्य मलेरकोटला वहाँ समाज, का। जी, जी। आर्य तो मैं, समाज हाँ, आर्य समाजी भी वहां पर हैं, हर तरह के लोग हैं। मलेरकोटला एक मुस्लिम डोमिनेटेड कस्बा है, जिसको कि सिख जो योद्धा थे, उन्होंने बचाया था उस दौर में। सिख पॉपुलेशन ने उसको बचाया था जब भारत विभाजन हुआ और दंगा का माहौल था देश में, और उस खासकर उस इलाके में उन्होंने अपने मुस्लिम भाइयों को बचाया, क्योंकि वहां के नवाब ने गुरु के दोनों बच्चों को दीवार में चिनने से इनकार कर दिया था। और वो एहसान जो है कभी सिख लोग नहीं भूलते, और इसलिए मलेरकोटला हमेशा सुरक्षित रहता है, और मलेरकोटला आज भी एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है, सोचिए। तो इस तरह से एक ग्रेट ट्रेडिशन है पंजाब की, रतनलाल जी। और एक विविधता भरी एक ऐसी ट्रेडिशन है जहां हिंदुत्व जो है वो पनप नहीं पाता। वहां पर सावरकर और गोडसे या कोई भी इस तरह की हिंदुत्ववादी विचारधारा, उसको जगह नहीं मिल पाती। बहुत कोशिश की लोगों ने, लेकिन वो चीज नहीं वहां पर आई। और ये सिख गुरुओं की कृपा है और गुरु ग्रंथ साहब की महानता है। आखिरी सवाल सर, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पंजाब में, पंजाब के बहुत सारे लोग विदेश रहते हैं, एनआरआई, और बिहार के बहुत सारे लोग पंजाब में रहते हैं। हाँ, बिहार के बहुत सारे लोग, ये फैक्टर भी रहता है एनआरआई का भी इंटरवेंशन हो यहाँ पे, या जो बिहार के पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो खेती में काम करने वाले, खेत में काम करने वाले मजदूर जाते हैं, चुनाव में ये भी एक्टिव रहते हैं, क्या मुद्दा होता है वहाँ? नहीं, देखिए, जो वहाँ यहाँ से जाने वाले मजदूर हैं, आमतौर पे वो एक्टिव नहीं रहते। इसलिए एक्टिव नहीं रहते मजदूर कि उनका मतदान जो है, मतदाता सूची में उनका गांव में नाम रहता है आमतौर पे। जो वर्षों वर्ष से रह रहे हैं और जिन्होंने पंजाब में ही सेटल होने का फैसला कर लिया, तो आमतौर पे लोअर मिडिल क्लास के वो आते हैं, वो मजदूर नहीं रह जाते। तो उनकी बात अलग है। लेकिन जो नौकरी पेशा है, लेकिन जो मजदूर जाते हैं, दरअसल वो 3 महीने 6 महीने के लिए जाते हैं और फिर चले आते हैं। तो उनका नहीं रहता, तो उनका कोई स्टे नहीं रहता। एनआरआईज का जरूर रहता है। एनआरआईज बहुत सारे ऐसे भी हैं जो चुनाव के समय चले आते हैं। हालांकि उनका कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करना, अपने नेताओं को सपोर्ट करना, ये सब चीजें रहती हैं। वो तो आपने किसान आंदोलन में भी देखा, एनआरआईज ने किसान आंदोलन को काफी सपोर्ट किया, और इसकी वजह से सरकार उन एनआरआई से बहुत नाराज थी। तो वो उनका एक जरूर समर्थन विभिन्न पार्टियों में विभाजित दिखता है। और लेकिन वो एनआरआई जो वहां के हैं पंजाब के, वो जनरली या तो अकाली दल या कांग्रेस के साथ रहते हैं। अब आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी वहां पैदा हुई है, मैं नहीं जानता कि उसके साथ कितना होंगे। लेकिन बीजेपी के पास आमतौर पर एनआरआई नहीं जाते। उत्तर प्रदेश में योगी ही रहेंगे बीजेपी की ओर से? ये है, क्या पूछा आपने? बीजेपी की ओर से उत्तर प्रदेश में योगी ही रहेंगे? बीजेपी के वो मुख्यमंत्री हैं, तो फेस तो वही है, चुनाव में फेस तो वही है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो नहीं, लेकिन फेस तो वही है। बहुत खटपट चल रहा है उधर भी, अंदर भी। हाँ, हो सकता है, लेकिन अभी फेस तो वही है। और मुझे चलिए नहीं लगता तो फेस नहीं रहेंगे, फेस नहीं रहेंगे। उर्मिलेश जी थे, और जितना दिलचस्प उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मुझे लगता है कई समीकरणों की वजह से, और कैंडिडेट दो पार्टी के वहां आ चुके हैं मैदान में, एक आम आदमी पार्टी की ओर से, एक कांग्रेस की ओर से, ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। तो वहां भी चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, देखना है। अब 10 तारीख को वहां चुनाव है। उर्मिलेश जी कह रहे हैं कि अगर मामला त्रिकोणात्मक हुआ तो बहुत सारे राजनीति के गणितज्ञ जो हैं, उनका प्रिडिक्शन वहां फेल हो जाएगा। अगर आमना सामना हुआ तो कांग्रेस का
एज है। शुक्रिया सर। और दोस्तों पूरा वीडियो सुनिए, आप अमूमन उर्मिला जी को ज्यादा लंबा सुनते हैं, और पूरा सुनिए, पूरा शेयर कीजिए, और दिलचस्पी पांचों राज्य में हो। अगली बार कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड पे चर्चा हो, वहां के भी देवभूमि को भी समझना उतना ही जरूरी है, क्योंकि वहां बहुत सारे कुछ देवभूमि में क्या क्या हो रहे हैं। भोजन माता सुनीता देवी का हमने इंटरव्यू किया था। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। आपसे फिर मिलता हूं अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।